अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद मिसबाहुद्दीन है और मैं आपके सामने गुज़िश्ता कई सेशन से रास्पबेरी पाई के ऊपर कुछ वर्कशॉप्स पेश कर रहा हूँ। और हमने जो रास्पबेरी पाई को समझने के बाद हमने ये देखा था कि रास्पबेरी पाई पर पाइथन की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। और उसके सिलसिले में हमने कुछ वर्कशॉप्स मुकम्मल कर ली थी, यानी कि तीन हम पाइथन प्रोग्रामिंग के सेशन कर चुके हैं। और हमारा बुनियादी मकसद है कि एक तरीके से हम रास पाइथन की प्रोग्रामिंग को रास्पबेरी पाई के अच्छी तरह बेसिकली इसको समझ लें, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लें, जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा या इनफ होगा कि हम जिसकी बेसिस के पर रास्पबेरी पाई पर हार्डवेयर इंटरफेसिंग कर सकें। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि रास्पबेरी पाई एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जिसमें एक 40 पिन का आईओ इंटरफेस होता है, जिसके पर आप डिफरेंट इंटरफेसेस लगा के रास्पबेरी पाई को एज ए कंट्रोलर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि रास्पबेरी पाई को एज ए हेडलेस एक टर्म इस्तेमाल होती है। हेडलेस से मुराद है कि अगरचे रास्पबेरी पाई एक मुकम्मल कंप्यूटर है जिसके पर आप जिसके साथ एक आईओ इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर। लेकिन इसके अलावा रास्पबेरी पाई को आप हेडलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मुराद है कि आपको ना कीबोर्ड अटैच करने की जरूरत है, ना माउस अटैच करने की जरूरत है, ना मॉनिटर अटैच करने की जरूरत है। लेकिन सवाल है कि उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे। तो रास्पबेरी पाई पर हम एक एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं एस एस एच सर्वर, सिक्योर शेयर सर्वर। और उसके बाद जो है उस रास्पबेरी पाई का अगर हमें आईपी एड्रेस पता है तो हम उसको एसएसएच प्रोटोकॉल के जरिए से रिमोटली उसके जो शेल प्रॉम्प्ट है, यानी जो उसका शेल इंटरफेस है रास्पबेरी पाई के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिमोट डिवाइस से। उसके लिए हमने कहा था कि आपको कि हम ये अपने लैपटॉप के जरिए से, आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से, या अगर मैक ओएस है तो टर्मिनल के जरिए से आप रास्पबेरी पाई को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ये कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो उस पर एक ऐप होती है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो कहलाती है कनेक्ट कनेक्ट बोट कहलाती है गालिबन। मैं एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ। उसका नाम है कनेक्ट कनेक्ट पॉट। कनेक्ट पॉट कनेक्ट पॉट ये आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप उसके जरिए से, यानी कि सेल फोन के जरिए से रास्पबेरी पाई का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो शेल प्रॉम्प्ट है, वो आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा। तो आप मोबाइल फोन के जरिए से भी अपने रास्पबेरी पाई पर उसकी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यदि कोई प्रोग्राम को चलाना है या उसको कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपके पास आ जाएगा आपके सेल फोन पे। यानी कि इसका मतलब अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप सेल फोन के जरिए से भी अपने रास्पबेरी पाई को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ हम चलते हैं, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। फिर जो हम अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो जो फीचर्स रह गए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, हम उनको देखेंगे आज। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है जिसको हम कहते हैं कि एरेज, पाइथन एरेज। एरेज का कंसेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है। यानी कि एरेज बेसिकली आप कह लें कि इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। यानी अगर सपोज करें कि आपके पास टेम्परेचर डेटा है, सपोज करें 100 टेम्परेचर डेटा सैंपल्स हैं, तो वो चूंकि सारे के सारे वैल्यूज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल वेरिएबल्स डिफाइन करने के बजाय, यानी T1 T2 से लेकर T100 तक, आप डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम इस्तेमाल करने के बजाय हमको कलेक्टिवली आप एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, टेम्परेचर रैखरली सम जो भी नाम देना चाहें, और उसमें वो तमाम वैल्यूज को आप स्टोर कर लें। तो ये तो हर लैंग्वेज में मेथड मौजूद है। पाइथन के अंदर जो है ये इसके लिए जो दो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं एरेज या डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें जब सब जो एक है जिसको हम कहते हैं लिस्ट, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये लिस्ट है, ये इसका अगर मैं ऊपर कर सकूँ, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा इसकी हेडिंग। हाँ चलिए ऊपर चला गया। यानी एरेज लिस्ट कंसेप्ट इन पाइथन। एरेज जो है वो लिस्ट के तौर पे पहचानी जाती है। और अच्छा, लिस्ट को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, आप यहाँ देखें, ये पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कार्स।
और कार्स इक्वल टू, और आपने दो एंगल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखनी है। अभी चूंकि मैंने कोटेशन के साथ लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू ये स्ट्रिंग्स हैं। यानी कि आप एक ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं कि जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, यानी स्ट्रिंग डेटा है। यानी कि सपोज करें कि लोगों के नाम का डेटा है फॉर एग्जांपल। इस तरीके से आप चाहें तो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अच्छा मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, तो चाहे तो आप एक और एक नंबर्स की स्ट्रिंग भी बना दें, आप नंबर की लिस्ट भी बना दें जिसमें खाली होल नंबर हो, या आप रियल नंबर या फ्लोट नंबर की भी स्ट्रिंग बना दें। मेथड सिर्फ यही होगा कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद में वो वैल्यूज लगा देनी है कॉमे के साथ। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, यानी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मिसाल तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि फर्स्ट इक्वल टू कार्स एंड जीरो। जीरो का मतलब है कि ये इंडेक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट फर्स्ट करूँ, तो ये प्रिंट करेगा 4, क्योंकि मैंने असाइन किया है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने, ये इंडेक्स जीरो से शुरू करता है, जीरो से लेकर जितने भी आपकी वैल्यूज होंगी वहां तक ही जाएगा। अगर आप कुछ भी ना कहें और आप डायरेक्टली कार्स लिख दें, प्रिंट कार्स लिख दें, तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं, यानी अगर ये म्यूटेबल है, यानी आप चाहें तो इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल आप यूं करें कि कार जीरो इक्वल टू टोयोटा लिखें, तो फिर क्या होगा कि फोर्ड के बजाय टोयोटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रिंग्स। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और चीज भी सीख लेते हैं। यानी कि अब मिसाल अगर आपको सपोज करें कि आपको इसके तमाम वैल्यूज को प्रिंट करना है, इस लिस्ट के कार्स जो लिस्ट है उसकी तमाम वैल्यूज को आपने प्रिंट करना है मिसाल के तौर पर। तो उसमें ये तरीका नहीं होगा कि आप ये करें कि फर्स्ट इक्वल टू कार जीरो, सेकंड इक्वल टू कार वन, यानी आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाएं और फिर उनको इंडिविजुअल प्रिंट करें। इसके बजाय हम ये देखते हैं कि पाइथन जो है वो फॉर लूप को भी, यानी आइटरेशन को भी सपोर्ट करता है। ये फॉर का जो कॉन्सेप्ट है ये हर लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है, सी में भी, फोर्ट्रॉन में भी, जावा में भी। इसमें क्या होता है, फॉर का सिंटेक्स ये है कि आपने यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि आपका आइटरेटिव वेरिएबल होगा। यानी कि उसमें क्या होगा, जैसे कि फॉर कीवर्ड है, वेरिएबल का नाम ऑप्शनल है। जैसे इस स्टेटमेंट में फॉर एक्स लिखा है मैंने, एक्स जो है वो वेरिएबल है, इट कुड बी एनी नेम, एनी लेजिटिमेट वेरिएबल नेम। उसके बाद ये इन जो है लफ्ज, ये कीवर्ड है पाइथन का, फॉर और इन। ठीक है। बीच में एक्स आ रहा है, ये वेरिएबल है, और आखिर में कार्स आ रहा है जो कि लिस्ट का नाम है। तो अगर मिसाल तौर पर मेरी लिस्ट का नाम होता नंबर्स, और मैं यहाँ पे और मैं यूं लिख सकता था फॉर वाई इन नंबर्स। यानी कि आप फॉर के बाद कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इन आपको लाजमी लिखना है, और उसके बाद जो फॉलोड बाय द नेम ऑफ द लिस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे कोलन। कोलन लिखने के बाद आप इंडेंट करके पाइथन के स्टेटमेंट्स को लिखने शुरू करेंगे, और जहां तक आपके स्टेटमेंट्स उसी अलाइनमेंट में हैं इंडेंट के साथ, तो वो फॉर की बॉडी होगी। यानी मतलब है कि फॉर स्टेटमेंट जो होता है, फॉर लूप जो होती है, उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है, या अननंबरेबल स्टेटमेंट हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो वो आपके पास कोई भी हो सकते हैं। मैं एक मिनट अपने मोबाइल फोन को वो कर दूं जरा, म्यूट कर दूंगा इसको। म्यूट कैसे करूंगा इसको, चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, तो अब ये हुआ कि आपने, हाँ मैं बताना चाह रहा था कि हर लैंग्वेज में फॉर की जो बॉडी होती है ना, जैसे सी में वो ब्रेसेस होती है, एक ब्रेसेस क्लोज करें, उसको ओपन करें, क्लोज करें, तो वो आपका फिर उसके अंदर वो आ जाएगा, फॉर की बॉडी आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका जो है पाइथन में फॉर की बॉडी जो होती है वो कोलन के साथ लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेड होती है वो, यानी आपने जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो इंडेंटेड एक ही लाइन में अलाइनमेंट में होंगे, तो वो फॉर की बॉडी कहलाएगी। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिफोर वी गो इनटू, एक और मैं चीज बता दूं आपको कि ये अगर आपने कोई जो लिस्ट आपने डिफाइन की है उसमें से, लिस्ट में से किसी चीज को आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप ये पॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे।
इसमें एक पॉप स्टेटमेंट होता है और एक इसमें अपेंड स्टेटमेंट होता है। अपेंड के जरिए से आप एट द एंड ऑफ द लिस्ट कोई चीज ऐड कर सकते हैं। तो ये डॉट के साथ लगाए जाते हैं ऑपरेशंस। जैसे मैंने यहाँ पे कार्स डॉट पॉप जीरो लिखा है, इसका मतलब मैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट इंडेक्स जीरो पे, मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ। ये पॉप ऑपरेशन करेगा। मेरे ख्याल से इंसर्ट भी होता है गालिबन, लेकिन हम उसके बजाय पॉप और हम अपेंड को देख लेंगे। अपेंड जो होता है वो आखिर के अंदर आपका वो ऐड कर देता है आपकी लिस्ट के अंदर। बहुत सारे भी इसके साथ ऑपरेशंस हैं, मैं उनकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा मकसद पाइथन का कोई फुल फ्लैज कोर्स नहीं है। वो भी इंशाल्लाह हम कभी कर सकते हैं, या पाइथन पर से अपने तौर पे ही पाइथन का एक हम कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक पाइथन को इस लिहाज से रिव्यू कर रहे हैं कि ताकि हम अपने रास्पबेरी पाई पर जो हार्डवेयर के एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम वी शुड बी रेडी टू डील विद द पाइथन फॉर। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको डेमो देता हूँ इसका। मैं इसको डेमो भी कर लेना बेहतर है। बिफोर वी मूव ऑन, मैं अपनी स्क्रीन इसको ख़त्म करता हूँ और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ रास्पबेरी पाई को। मैं इसको इसके ज़रिए से रियल वीएनसी के ज़रिए करता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये रियल वीएनसी की क्लाइंट एप्लीकेशन है जो आपके लैपटॉप के ऊपर या मैक ओएस के ऊपर मौजूद है। और या विंडोज का लैपटॉप होगा या मैक का होगा, तो यहाँ पर आपने ये सब वो उनके आईपी एड्रेसेस दिखा रहा है जो कि मशीनें कभी इसके साथ कनेक्ट हुई थी रियल वीएनसी के साथ। ये रिमेम्बर रखता है। और मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि जब रास्पबेरी पाई को अपने वाईफाई में एनवायरनमेंट में बूट करते हैं, तो वो अमूमन एक जो फिक्स आईपी एड्रेस होता है वो लीज कर देता है उसको, यानी कि वो तो कम से कम 6-7 महीने के लिए आपका हमेशा वो सेम आईपी एड्रेस देता है उसको। तो यानी आपको बार बार आईपी ये परेशान परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरी रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस क्या है। यानी आपको एक दफा तो उसको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रास्पबेरी पाई को बूट करें कीबोर्ड के साथ और माउस के साथ और मॉनिटर के साथ। और रास्पबेरी पाई को जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपके पास वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बिल्ट इन वाईफाई होता है रास्पबेरी पाई 3 से ऑनवर्ड। यानी रास्पबेरी पाई 3, 4 एंड 5, तो जो टॉप ऑफ द लाइन है उन सब में वाईफाई एनेबल्ड है। तो उससे पीछे जो रास्पबेरी पाई है, जैसे रास्पबेरी पाई 2 है या रास्पबेरी पाई 1 है, उनमें बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता, लेकिन आप वाईफाई का डोंगल लगा सकते हैं और उसके जरिए से उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनीवे, तो ये चूंकि मेरा रास्पबेरी पाई यहाँ पर इसने पहचाना हुआ था, तो मैं इसको सिर्फ इसको डबल क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी और आप लेट्स सी इट इट रिकॉग्नाइज इट। ये मैं कह तो रहा हूँ, ये करता है नहीं करता। आई होप इट शुड डू। अच्छा, अब ये आगे ये कनेक्ट हो रहा है, ये इसने कनेक्ट कर लिया उसके साथ, यानी इसने उसके रियल वीएनसी सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। और उसने इसका यूजर नेम की फील्ड उसने खुद ही पॉपुलेट कर ली है, क्योंकि वहां पर जो यूजर नेम पहले से बना हुआ था। उसके अलावा आपने यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है अपना, और आप ओके करेंगे और ये आपका रास्पबेरी पाई का डेस्कटॉप आ गया। ठीक है। ये हमने चूंकि हम अभी अपने क्लोज नेटवर्क के अंदर हैं तो दिस टोटली फाइन। लेकिन अगर रास्पबेरी पाई आपकी कहीं फार अवे है और कहीं रिमोट है, तो ये इट्स ए प्रिटी हैवी GUI होता है। GUI जो है काफी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमें इतनी उसकी जरूरत नहीं है अपने फैंसी लुक की। हम किस सिंपल एक टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताऊं, और उसी के ऊपर मैं आज आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग करूंगा, वो कहलाता है VS कोड। VS कोड जो है ये रास्पबेरी पाई पे सपोर्टेड है। और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यानी रास्पबेरी पाई को जब आप फर्स्ट टाइम ओएस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें VS कोड नहीं होगा। VS कोड को इंस्टॉल करने का तरीका ये है, ये देखिए, ये कमांड है sudo apd इंस्टॉल कोड। और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sudo। बेसिकली द यूजर जो है ना, वो है ये लिखा हुआ यूजर का नाम, एस मिसबा इज द यूजर नेम। ये एस मिसबा जो है ये SU डूअर्स की लिस्ट में है। SU डूअर्स का लिस्ट का मुराद ये है कि वो यूजर्स जो SU जो सुपर यूजर की कमांड्स को रन कर सकते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ प्रिविलेज्ड यूजर्स।
ठीक है। तो ये यानी कि पहले जब लिनक्स या यूनिक्स शुरू में हुआ करती थी, उसमें एक रूट यूजर का कांसेप्ट होता था। आप डायरेक्टली एज ए रूट के लॉग इन होते थे। अब उसके बजाय उन्होंने ये किया कि इट इज ए काइंड ऑफ ए डेंजर, द रूट आईडी इज स्टिल देयर, लेकिन ये कि हम डायरेक्टली रूट के ऊपर लॉग इन नहीं करते। वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि रूट इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड यूजर ऑन द सिस्टम। तो उसके बजाय हम अब नॉर्मल यूजर के तौर पे लॉग इन होते हैं, लेकिन हम रूट प्रिविलेज जो कमांड है, जैसे कि इंस्टॉलेशन कमांड है, ये वो यूजर एक्सेस एग्जीक्यूट कर सकता है जो कि अथोराइज है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि अगर यूजर अथोराइज है तो हम उसके साथ सिंपल ये कमांड लगाते हैं, एस यू डू, और ये बाकी ये कमांड तो स्टैंडर्ड कमांड है। एप्ट इंस्टॉल, बाज दफा हम एप्ट गेट भी लिख देते हैं, एप्ट एप्ट लिख दें खाली, दैट्स इज आल्सो फाइन। एप्ट इंस्टॉल कोड, कोड इज द नेम ऑफ द वीएस कोड फॉर रास्पबेरी पाई। बस खाली ये लिखेंगे आप तो आपको वीएस कोड आ जाएगा। वीएस कोड बहुत ही फेमस एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आई थिंक इट इज बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट इज फ्री। अब ये विंडोज के ऊपर भी मिलता है, डेस्कटॉप पे भी मिलता है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया जस्ट टू गिव यू डिफरेंट फ्लेवर। अदरवाइज देखिए, हम यहाँ पर अगर जाते हैं इसके कमांड सेंटर में, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन पहले से मौजूद थी आईडीडी की, दूसरी ऑप्शन थोनी की थी हमारे पास, और तीसरी ये आ गई है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड की। तो हम चले इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास इसमें तरीका आ जाता है। इसमें ये होता ही है कि यहाँ पर जो मैं वीएस कोड को मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, लेकिन बस जस्ट टू टेल यू, आप यहाँ पे ये जो छोटा सी आइकॉन है, यहाँ पर आप एक फोल्डर बना सकते हैं। और उसके बाद आप आप उसमें एक को फोल्डर बना लें, और फोल्डर के अंदर आप ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहली जो लाइन है, ये सिंपल एक वो है न्यू फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल। तो न्यू फाइल करके मैंने, चले मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, जस्ट इन केस। मैंने न्यू फोल्डर बनाया, फोल्डर का मैं नाम देता हूँ कि पाइथन न्यू, जैसे कोई भी नाम देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर पाइथन न्यू। और अब मैं इसमें इस फोल्डर के अंदर आ गया। और अब मैं इस फोल्डर में रहते हुए मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ P1, एरे एक नाम लिख देता हूँ, एरे.py। ये मैंने लिख दिया। देखिए जी, ये आपको भाई इन्वायरमेंट आ गया। अब आई डोंट नो, आपको ये नजर आ रहा होगा, आई डोंट नो कि मैं इसको बड़ा कैसे कर सकता हूँ। यकीनन कोई ऑप्शन होगा, लेकिन आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन इट। आई डोंट नो, हो सकता है कोई हो। आई डोंट वांट टू गो इनटू। एनीवे, आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे इसको। चलिए, तो बहुत सारा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये जरूर कर सकते हैं। एक फायदा कुछ नहीं हुआ इसको बड़ा करने का। चलिए, मैं इसका वैसे ही रहता हूँ जैसा है। अब हम क्या करते हैं कि जी, सबसे पहले हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। मैं कह रहा हूँ मिसाल पर, सॉरी, कार्स इक्वल टू, अब आप मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, इसमें इसमें एडवांटेज ये है, देखें आप वीएस कोड में, कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, तो उसको पता है, ये इंटेलिजेंट एडिटर है, एआई एनेबल्ड है। इसको पता है कि आप इसको क्लोज भी करेंगे। इसको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी आ, इसने खुद ब खुद प्रिंट कर दिया, मैंने नहीं प्रिंट किया। वो कह रहा है इसके दरमियान में लिख दें आप अपनी। मैं कहता हूँ जी, मेरी पहली कार का नाम है फोर्ड। और उसके बाद फिर, अच्छा देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज, कॉमा, मैंने कोटेशन लिखा तो उसने दूसरा कोटेशन खुद ही प्रिंट कर दिया। अब आप ये देख लें। ठीक है, अब मैं उसके दरमियान में वो खाली मैं लिख दूंगा हांडा, हांडा। ठीक है। उसके बाद जो है, अब मैं कॉमा लिखा, मैंने एक और कार का नाम लिख रहा हूँ मैं, कोटेशन, उसने दूसरा कोटेशन खुद ही प्रिंट कर दिया। मैं लिख देता हूँ जी टोयोटा, टोयोटा। ठीक है। अब तीसरी लिख देता हूँ मैं, निसान। अब जैसे इतनी काफी है मेरे साथ गाड़ियां, अब इसको आप छोटा कर दें आप यहाँ पर। तो ये आपका जनाब, ये आपकी एक लिस्ट डिफाइन होगी कार्स के नाम से। अब मैं अगर उसको प्रिंट करूं, प्रिंट, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, प्रिंट लिखूं मैं इसमें, ब्रैकेट लिखूं, तो ये मेरे पास देखा, मैं कहता हूँ जी कार्स। अब देखें, मैंने कार्स लिखना शुरू किया है, तो ये कार को खुद ही ले आया सामने। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करूं, तो वो अगर अगर मतलब ये है कि कोई वेरिएबल, सॉरी, पहले से कोई वेरिएबल बना हुआ है,
अच्छा इसमें अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि काफी आपको हेल्प करता है एरर से। अगर हम इसको टेक्स्ट एडिटर में कर रहे होते हैं ना पाइथन प्रोग्राम लिख के, तो हमें अपने एरर्स बाद में पता चलती रन करने के बाद, तो वो हमारा टाइम जाया ज्यादा होता है। तो ये जो जो VS कोड है, ये काफी एफिशिएंट एडिटर है, यूजर फ्रेंडली है, और आपको पहले से बताता जाता है। अब जैसे आप यू शुड नॉट इग्नोर समथिंग विच इट इज हिंटिंग टू। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये बता रहा है कि इसने अंडरलाइन किया है कार्स को। इसके अंडरलाइन करने का मतलब है कि इसको समझ में नहीं आया कि कार क्या है। जाहिर बात है इसको वाकई नहीं समझ में आया, क्योंकि कार्स ही हमने हमने कार्स कहा था। ये देखिए कार्स कहा था हमने। अब इसको कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि कार्स हम डिफाइन कर चुके, हमने कार नहीं डिफाइन की। तो ये इस लिहाज से एक काफी एफिशिएंसी रहती है। अब ये मेरा कोड इतना मुकम्मल है, मैं इसको रन करना चाहूँ तो आप देखें ये राइट हैंड साइड के ऊपर ये छोटी सी ट्रायंगल है, इसको मैं एंटर इसको क्लिक करूंगा तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ये देखें, ये नीचे आ गया मेरा रिजल्ट। इस नीचे विंडो में इसका रिजल्ट आ गया, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, निसान, ये मेरी वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं करता हूं कि मैं इस लिस्ट में से मैं करता हूं कि मैं इसको निकाल दूं, फोर्ड को, जो कि फोर्ड मेरे पास इंडेक्स 0 के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूं, इसके डिफरेंट वेरे पॉप के साथ बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट फोर्ड का नाम भी लिख के डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना बेसिक है वो इतना कर रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचे। कार्स डॉट, अब देखें इसमें व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इसके जितने सपोर्टेड फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, कार एक क्लास है बेसिकली। उसके अंदर जितने मेथड्स हैं ना, जितने उसके अंदर पॉसिबल ऑपरेशंस हैं, वो सब ये लिस्ट में आ जाएंगे। अब इसमें से मुझे याद रखने की जरूरत है, मैं सिंपल, मैं अगर चाहूँ मैं पुल डाउन के साथ जाके ना मैं इसको पॉप को सिलेक्ट करूँ, पॉप को सिलेक्ट कर लूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट खोलूं और मैं यहाँ 0 लिख दूं। अब इसने क्या किया है कि इसने 0 मैंने पॉप कर दिया। अब इसने क्या किया कि इसने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसने उसको निकाल दिया है बाहर। फर्स्ट इंडेक्स 0 के ऊपर जो डेटा था उसको इसने निकाल दिया। अब मैं इसको कार्स को प्रिंट करूं दोबारा अगर, अब देखिए प्रिंट में लिखने जा रहा हूं तो प्रिंट फंक्शन खुद ही ले आया ये। इसको मैं टैब दबाऊंगा तो प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एडवांटेज है। ब्रैकेट लिखा और मैंने ये ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया इसने। मैं देखता हूँ कार्स, अब इसने कार्स को इसने वास्ते कर दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा इसका, अगर मैं इसको रन करूं और मैं इसको फर्स्ट वाले को मैं कमेंट कर देता हूं, ताकि मुझे जो है कमेंट करने का सिंपल तरीका है शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश, नॉट सॉरी नॉट शिफ्ट एंड फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। और ये एडवांटेज इसलिए ज्यादा है कि अगर आपके पास बहुत सारे लाइंस हो ना, उन तमाम लाइंस को कमेंट करना हो। मिसाल के तौर पर चले मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइनों को कमेंट कर दूं नीचे की। तो मैं अपने क्या करूंगा, शिफ्ट और ये डाउन एरो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया, सब कमेंट हो गए। अब दोबारा मैं करूं फॉरवर्ड स्लैश, दोबारा से करूं तो वो सब अनकमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक टिप्स है टू सेव योर टाइम। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हमारे पास मैं इस वाले को मैं कमेंट करना चाह रहा था। मैं आप इंडिविजुअली भी कमेंट कर सकते हैं अगर एक स्टेटमेंट है तो। ये आपने कमेंट कर दिया। अब प्रिंट जो करेगा तो आई थिंक इट शुड नॉट शो मी फोर्ड। अब मैं अगर प्रिंट करूं इसको तो ये फोर्ड नहीं दिखा रहा, मुझे होंडा से दिखा रहा है, क्योंकि मैं उसको पॉप कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे होंडा दिखा रहा है। सही है जी, ये तो हो गया। और लिस्ट के अब हम और मजीद देखते हैं कि लिस्ट में और क्या चीजें थी। अच्छा हाँ, चलिए फॉर लूप का भी हम देख लेते हैं, फॉर लूप को देख लेते हैं, फॉर लूप को। अच्छा यहाँ पर तो चले मैं इन तमाम को कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, सपोज करें मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। सॉरी, कमेंट कर दिया मैंने, कंट्रोल फॉरवर्ड ये कर दिया, ये कमेंट हो गए। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दूं। और चले डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करें वापस आ जाएगा। अच्छा ओ सॉरी, व्हाट इज दिस टू ईट, कंट्रोल जेड। अच्छा जी, ठीक है। थोड़ा सा वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, ट्विकिंग करनी पड़ती है। अच्छा एनीवे, अब आपने क्या करना है, मैंने फॉर लूप आपको बताना है। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, फॉर, मैं लिख देता हूँ एक्स इन
कार्स कोलन। ठीक है जी, कोई अंडरलाइन नहीं है, लुक्स एवरीथिंग फाइन। अब मैंने एंटर किया है तो देखिए खुद ब खुद इंडेंटेड पोजीशन पे आया है। अगर मैं एडिटर में एक प्रोग्राम कर रहा होता तो मुझे टैब दबा के इंडेंटेड पोजीशन में आना होता। अब यहाँ पे आने के बाद ये रुक गया है कि आपने क्या करना है। यू हैव टू राइट स्टेट, अब आप लिख दें प्रिंट। प्रिंट खुद ही प्रिंट किया, प्रिंट को मैं सिलेक्ट कर लूँ, ये लिखूं एक्स लिख दूं। मैंने एक्स को प्रिंट करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आ, ये मैंने कर दिया जनाब, अब इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास कोई अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली, यानी ये समझ लें कि ये आपकी प्री प्रोसेसिंग करता है, प्री सिंटेक्स एनालिसिस कर लेता है बिफोर इट एग्जीक्यूट्स टू सेव योर टाइम। वरना तो आप रन कर लें इसको, अब यू विल एंड अप विद द एरर्स। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि दिस इज टोटली फाइन। अब आई थिंक दिस शुड गो इनटू द न्यू लाइंस। तो मैं यहाँ पर अब मुझे ये नहीं पता ये क्लियर कैसे होता है ये। ओ या, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये जो नीचे जो विंडो आई है ना आपके पास, ये विंडो है आपकी लिनक्स की कमांड प्रॉम्प्ट नीचे दे रहा है ये। लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट, यानी मुझे कोई लिनक्स की जो मतलब मैं एट द सेम टाइम मैं लिनक्स की कमांड भी चला सकता हूँ, एलएस कर सकता हूँ इस आधार पर। ठीक है, अब ये देखें लिनक्स की कमांड भी चल रही है। मैं अपने स्क्रीन को क्लियर कर दूं। ठीक है, यानी मतलब ये कि वीएस कोड ने क्या किया है, जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, मुझे मुझे एक सेपरेट कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये नीचे मुझे उसने कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दे दिया है डॉलर के साथ। सही है? अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखें क्या हुआ। रन किया आपने तो ये देखें आपके पास तमाम तीनों लाइनों के अंदर ये आ गए हैं स्टेटमेंट्स, जो यानी कि इसके कंटेंट आ गए हैं कार्स लिस्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लिस्ट बनाई है ये तो कार के नाम से थी, फाइल एर सॉरी एरे डॉट पी आई नाम था। अच्छा, सपोज करें हम ऐसा करते हैं कि लिस्ट को हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं नंबर्स के साथ भी। अच्छा, अब हम यहाँ अब देखते हैं कोई नई चीज में और कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा मैं इसमें। अच्छा हाँ, चलें ये आ गया आपके पास, ये एग्जाम्पल आ गया। लेट्स डिस्कस दिस एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं, हाँ एक और दो चार चीजें और आ जाएंगी हमारे, वो हम देख लेते हैं। अब मिसाल तौर पर यहाँ पर ये एक हमने एरे डिफाइन की है नम के नाम से। ठीक है, और मैंने लिख दिया इक्वल टू, और मैंने सिंपल उसमें नंबर्स लिख दिया 1 2 3 4। यानी इसका मतलब है ये एक लिस्ट एक नंबर है, एरे एक सॉरी एक लिस्ट, ये नम इज ए लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स। यानी यूं दूसरे अल्फाज में कह लें कि ये एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स है। अब यहाँ पर देखिए मैंने, मेरा मकसद है कि मैं इसके इस एरे को ऐड के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल इक्वल टू 0, और फिर मैंने फॉर लूप चलाई है फॉर एक्स इन नम कोलन टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स। अब क्या होगा कि ये एक्स जो है जाएगा नम की पहली वेरिएबल को लेगा, उसके बाद उसको ऐड कर देगा टोटल में। पहले जो टोटल था वो 0 था, तो 0 + 1 नंबर वैल्यू ऑफ 1 एंड वी इज डिफाइंड टू टोटल। अब दोबारा जब ये फॉर लूप वापस जाएगी तो टोटल की वैल्यू चेंज होकर एक नई वैल्यू होगी, यानी कि 0 + 1 = 1। जब ये दोबारा आएगा तो एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो ये अब ये 1 + 2 ऐड करके टोटल को रीडिफाइन कर देगा। इस तरीके से एट द एंड ऑफ दिस लूप जब आप इससे बाहर आएंगे तो आप प्रिंट करें टोटल को, तो आप देखेंगे कि उसमें एरे का टोटल आ जाएगा। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिस इसलिए कर लेते हैं कि ताकि हमें यही पता हो कि फार के बाहर कैसे आते हैं और उसका क्या हमें रिजल्ट नजर आता है। तो मैं अपने स्क्रीन को इसको करता हूँ, और इसको मैं, अच्छा मेरे ख्याल से मुझे बजाय स्क्रीन पे जाने के मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको, ताकि हमारा टाइम बचे। तो अभी हम इस चीज को कर रहे हैं ना, हम इस चीज को देख रहे हैं, ये चीज को ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा आते हैं, अभी लाइक वर्किंग इन दिस वीएस कोड, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी अच्छा ये हमारे पास मैंने अच्छा चले मैं नई फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे उस नई फाइल का मैं नाम देता हूँ, आपका नई फाइल का मैं नाम देता हूँ मिसाता नम, एन, नम देता हूँ नम।
नंबर्स दे दो, नंबर्स डॉट पी वाई। अच्छा जी, ये इसने फाइल खोल दी है नंबर्स की। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एन इक्वल टू, सपोज करें एन एन इक्वल टू कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4। ये जी आपकी नंबर इंटीजर एरे डिफाइन हो गई है। टी इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर तो आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से मैं आई इस्तेमाल करता हूँ, आई इन नम कोलन। अब एंटर करेंगे, इसकी इंटेंडेंट में आया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम प्लस इक्वल, ये भी कर सकते हैं आई। ये भी एक मेथड होता है, यानी मैं असल में ये बिल्कुल, मैं चल आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता, मैं इसको लिख देता हूँ नम इक्वल टू नम प्लस आई। यानी कि नम की पुरानी वैल्यू के अंदर वो आई को ऐड कर दे। अच्छा, ये मेरी फॉर की बॉडी खत्म हो गई। यानी फॉर ने क्या किया है कि उसने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में कि उसने नम के अंदर आई को ऐड किया, और आई क्या है, वो हर एलिमेंट को पिक कर रहा है एरे से। अब यहाँ पे देखिए, मैं बाहर आया, मैं इसको नहीं पता कि आपने क्या करना है। इसको नहीं मालूम नहीं है कि वो ये समझ रहा है कि यू आर स्टिल इन द फॉर लूप। तो अब आप इसने बैक स्पेस कर लें आप। तो अब आप फर्स्ट कॉलम में आ गए, इसका मतलब नाउ यू आर आउट ऑफ द फॉर लूप। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ प्रिंट, और मैं लिख देता हूँ प्रिंट, अब ये देखें, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है, आप प्रिंट, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉमा, कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। आ, ये नहीं नहीं, आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक हियर। Oh yes, I made a mistake. I should better fix the mistake again here. I should say here, this is wrong. ये मेरे से मिस्टेक हो रही थी। टोटल इक्वल टू टोटल। अच्छा देखिए, टोटल वेरिएबल चूंकि डिफाइन हो गया तो दोबारा ये अलाउ कर रहा है। आप इसको टैब दबाएंगे तो टोटल प्रिंट हो जाएगा प्लस आई। सही। अब ये टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, तो टोटल की प्रीवियस फर्स्ट वैल्यू 0 थी, 0 प्लस फर्स्ट। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है एरेस को ऐड करने का इन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पर, चूंकि मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया, मैं बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मैं लिख रहा हूँ जनाब आपका प्रिंट। प्रिंट वैसे ही प्रिंट हो गया, ब्रैकेट किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिंट आपने क्या करना है। मैं कहता हूँ जी मुझे टोटल प्रिंट करना है। ये देखिए TO2 किया तो ये टोटल लिखा हुआ आ गया। मैंने इसको टैब दबाया, मैंने ब्रैकेट बंद किया, तो ये मेरे प्रोग्राम में कोई अंडरलाइन नहीं है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम इज परफेक्टली फाइन। इफ आई कैन रन इट, ये देखें आपके पास ये रन हो जाएगा। 10 आ गया जनाब आपके पास। यानी कि एरे के एलिमेंट्स का जो टोटल काउंट है वो 10 है। अच्छा, अब एक और चीज हम देख देख लेते हैं इसमें। ये वाइल, वाइल स्टेटमेंट को हमने पहले भी देखा था। अब इसमें देखें ये क्या है, ये हमने एक एरे, ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें मैंने एक एरे डिफाइन की है, माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30, 40। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि आप जो है ना, आप हर एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी बाज दफा ये होता है कि अभी मिसाल में मैं इस एरे को प्रिंट करने के लिए, तो मुझे, मैंने देख लिया था अपना पुराना प्रोसीजर पिछली उसमें, ये मैं देखा था कि मैं खाली ये प्रिंट, अगर मैं प्रिंट कार करूं तो ये उसके तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन मिसाल तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मैं उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अपने तौर पर प्रिंट करूं, एक एक एलिमेंट को। उसकी जरूरत ये भी पड़ती है, बाज दफा आप ये चाह रहे होते हैं कि एक एलिमेंट ने उसको कोई प्रोसेस करें। जैसे मिसाल तौर पर मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी ये जो वेरिएबल है मेरा, इसको मैं फिक्स कर दूं। मिसाल तौर पर ये मेरा जो वेरिएबल, जो माई लिस्ट के नाम से जो मेरी एरे है, लेट से मैं इसके हर एलिमेंट में -1 करना चाहता हूँ मिसाल तौर पर। तो मैं क्या करूंगा, उसको रीडिफाइन कर रहा हूँ हर एलिमेंट को, इसमें सब -1 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हर एलिमेंट को इंडिविजुअली पिक करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसको पुट बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उसमें आप देखें कि मैं ये कर रहा हूँ, मिसाल तौर पर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इंडेक्स को इस्तेमाल करूंगा। इंडेक्स एक वेरिएबल है। अब इंडेक्स, मेरा पहला इंडेक्स 0 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट, अच्छा ये इसको असल में ऐसे ऐसे होना चाहिए था ब्रैकेट के साथ, प्रिंट, और मैं लिखता हूँ माई माई अंडरस्कोर लिस्ट इंडेक्स। तो इसने क्या किया, जो इंडेक्स जो 0 आया था,
और इंडेक्स जीरो आने के बाद उसने उसको पिक किया है। अच्छा, अब जब देखें इसमें वाइल, अच्छा ये मैं जब तक करूंगा, अब ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यानी मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये मेरी लिस्ट है, ये एक ट्रंकेटेड लिस्ट है। ये ट्रंकेटेड से मतलब है कि ये एक लिमिटेड साइज है इसका, ठीक है। यानी कि अभी तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें कितने, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आई डोंट नीड टू काउंट मैनुअली। अभी तो मैंने देख लिया इसको विजुअली कि जी इसमें 5 एलिमेंट है। लेकिन अगर सपोज करें कि ऐसी लिस्ट होती कि जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, मिसाल तौर पर, यानी ये जो हमारा जो प्रोसीजर है ना, ये डेटा साइंस में या डेटा मैनिपुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है कि आप हर डेटा को इंडिविजुअली आप क्लीन करते हैं, या उसको अंदर कोई बायस ऐड करते हैं, या उसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको प्रोसेस करना होता है मिसाल के तौर पर। तो हम ये कोई आइटरेशन करते हैं कि हर एलिमेंट पे वर्क करने के लिए तो हमें हर एलिमेंट को विजिट करना है। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम मैनुअली काउंट करें कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए क्या तरकीब है, ये देखें आप। इस वाइल स्टेटमेंट को अगर आप गौर करें तो इसमें क्या हो रहा है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने कहा है कि ये आपने, हम इसको कह रहे हैं कि आप ये काम करें जो कि वाइल की बॉडी के अंदर है। वाइल की बॉडी में वो तमाम स्टेटमेंट हैं जो कि इंडेंडेंट पोजीशन पर है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों इंडेंडेंट। इसके अंदर ये वाइल स्ट्रक्चर में दो स्टेटमेंट्स हैं। अब इसमें देखिए, मैंने कहा कि इसने, अब वाइल में आपको पता है कि एक आपके पास कंडीशन होती है। जब तक वाइल कंडीशन, वाइल जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप चलेगी। और वाइल लूप अपने आखिरी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और उस कंडीशन को रीचेक करती है जो कि आपने वाइल के लिए लिखा है। अब वाइल जब वापस आएगा तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो दोबारा वाइल में जाएगा, वरना वाइल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है पहले से भी। अब यहाँ आप देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने कहा है कि जी वाइल इंडेक्स इज लेस देन लेन ऑफ माई लिस्ट। अभी मैंने यहाँ पे ये एक चीज इस्तेमाल की, लेन। ये जो है बेसिकली क्या चीज है, ये लेन है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। इसका फंक्शन है जो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। ठीक है, जो इसकी लेंथ को रिटर्न करता है। यानी कि मैं अगर लेंथ और कॉमा में मैं इसको, यानी समय एक फंक्शन है जिसका इनपुट जो है वो आपके पास आपने एक लिस्ट है, और उसको आप में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी टोटल काउंट बता देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कि ये छोटा है इसकी लेंथ से, मैं इसके, मेरे ख्याल से इसके मुझे लेंथ लेस देन और इक्वल भी कह सकता हूँ मैं। लेस देन एंड इक्वल, क्योंकि मैं आखिरी एलिमेंट तक भी जाऊंगा तो मैं लेंथ लेस देन एंड इक्वल भी लिख देता हूँ। यानी कि जब तक क्या, इसकी जो मिसाल है इसकी 5 इसकी लेंथ है 5, 5 लेंथ है इसकी, यानी कि साइज इसका 5 एलिमेंट्स है। तो 5 एलिमेंट तक मुझे क्या करना है कि इसमें तो मैं लिख रहा हूँ खाली प्रिंट। सपोज करें मैं क्या करूं कि मैं हर 5 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट को लूं और उसमें मैं -1 कर दूं मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैं नहीं, उसमें एरे के एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ बाय 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 एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम बायस। मैं हटाना चाहता हूँ, मैं उसको क्लीन करना चाहता हूँ, उसमें से उसकी रिड्यूस करना चाहता हूँ बाय 1। एक जस्ट एक मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। तो और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगले स्टेटमेंट है वहां हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडेक्स के वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए, अगर चूंकि सेम वेरिएबल को आपको बढ़ाना है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। आप ये लिख सकते हैं इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा कि ये इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये वापस आएगा, इंडेक्स को चेक करेगा, देखेगा क्या वो लेंथ से कम है। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे ना लेस देन ही रखना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्स है ना वो हमेशा जीरो से जाता है। यानी इंडेक्स की आखिरी वैल्यू विजिट करने के लिए जो आखिरी जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 4 होगी। यानी अगर से लेंथ इसकी एरे का साइज 5 है, लेकिन जो आखिरी एलिमेंट है वो इंडेक्स 4 पर है, तो मुझे एक 1 लेस पे आना है, 1 लेस पे। तो ये सही था मेरे ख्याल से, लेस देन ही होना चाहिए, लेस तक, यानी कि वो 4 तक हो, लेंथ से एक कम। लेंथ के बराबर भी नहीं, उससे एक कम। यानी लेंथ अगर 5 है तो 4 तक, लेंथ अगर 10 है तो 9 तक। यानी कि ये आपका जो आखिरी एलिमेंट, यानी कि लेंथ -1 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लेंथ अगर 10 है तो 10 -1 इज 9। तो 9
जो है वो आपका वो है, यानी कि उसका लास्ट इंडेक्स है, और इंडेक्स हमेशा शुरू होता है जीरो से, तो लिहाजा हमने जीरो लिखा, इंडेक्स इक्वल टू जीरो। फर्स्ट एलिमेंट से आप शुरू कर रहे हैं और आखिरी एलिमेंट तक जा रहे हैं आप। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हम एक दो चीजें और देख के आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि एक और नई फाइल बनाता हूँ, या मैं इसी पे काम कर लेता हूँ, आई डोंट नीड टू। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारा जो कुछ मैंने लिखा है। और मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं अपने पास मजीद मैं चुक और कुछ डिफरेंट वैल्यू डाल देता हूँ, 10, और लिख देता हूँ आपका 12, और मैं लिख देता हूँ 13, और लेट्स मैं लिख देता हूँ 7। ठीक है, ये मेरी हो गई आपकी, और एक और एलिमेंट डाल देता हूँ मैं, 8। तो अब यहाँ पर अगर मिसाल तौर पर मैं करूँ प्रिंट लेन ऑफ नम, देखिए क्या करता है ये। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये, अच्छा हाँ, ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, सॉरी। ये क्या किया इसने, लेन ले लिया इसने, और मैं इसको कहता हूँ जी ओ लेन नम, ये देखिए नम को भी ले आए ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई इसमें मसला नहीं है, एक कोई अंडरलाइन नहीं है, तो ये दिस इज टोटली फाइन। अब मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन को नहीं, यहाँ पर मैं जो लिनक्स की कमांड है ना, क्लियर, वो लिख के मैं इसको क्लियर कर देता विंडो को। अब मैं इसको रन करूँ, दिस शुड गिव मी 5। ठीक है, इसकी लेंथ 5 है, 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। सही है, वी हैव टेस्टेड लेंथ इज 5। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ फॉर वाइल, नॉट नॉट वाइल, नॉट फॉर, वाइल। और मैं लिखता हूँ, इससे पहले मैं इंडेक्स को डिफाइन कर दूं, इंडेक्स इक्वल टू जीरो, और मैं लिखता हूँ वाइल, और इंडेक्स, अब ये देखिए इंडेक्स को खुद ही पिक कर लेगा ये, इंडेक्स इज लेस देन लेन ऑफ नम। मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकता हूँ, एक डिफाइन कर लूँ एक वेरिएबल, और उसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन कर दूँ, दिस इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये मुझे अंडरलाइन दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कोलन लगाना है आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं उसके वेरिएबल को लेके आता हूँ, नम ऑफ इंडेक्स, नम ऑफ इंडेक्स, ये देखें, इसे इंडेक्स को पकड़ लिया, इंडेक्स, एक सेकंड वेरीफाई करना चाहता हूँ एक चीज को। हाँ, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, अच्छा मैं इसको रीडिफाइन करना चाह रहा हूँ, इक्वल टू नम ऑफ इंडेक्स, और फिर मैं लिखता हूँ -1। ठीक है, और अब क्या करता हूँ मैं, यानी मैंने जो एक एलिमेंट को उठाया, उसको सब प्रोसेस किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 उसके साथ, अब मैं उसको, और मैंने उसको दोबारा असाइन कर दिया। ये नम इंडेक्स की प्रीवियस वैल्यू जो है, वो राइट हैंड पे उसकी प्रीवियस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट 1 हुआ है, और उसको मैंने रीडिफाइन कर दिया उसकी करंट पोजीशन पर। ठीक है, अब ये क्या हुआ है कि 10 था तो वो 9 बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे अपने मुझे मुझे आई मस्ट अपडेट माई इंडेक्स इन द आइटरेशन। अगर मैं उसको ना करूं तो क्या करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पर ही काम करता है, इसमें ये कहलाता है लॉजिकल बग्स। सपोज करें आपने ये कर दिया और आपने रन कर दिया, बट यू डिडंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमें हमें एक, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास एक वो होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो हमें हमें पता है कि हमने चूंकि हर एलिमेंट में से 1 1 1 माइनस करना है, तो ये हमारी जो प्रोसेस्ड एरे आएगी, उसमें से वो हर एलिमेंट शुड बी लेस देन -1 होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जी ये तो खाली 1 एलिमेंट पर ही वो 10 के बजाय 9 आए, बाकी वैसी की वैसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी डिड नॉट अपडेट द इंडेक्स पैरामीटर। तो हम इंडेक्स का पैरामीटर को अपडेट करेंगे, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास, अब ये बॉडी खत्म हो गई मेरी वाइल की। सही, अब मैं क्या करूं, मैं लेता हूं प्रिंट, और मैं लिख देता हूं नम। तो इससे क्या हुआ,
कि इसने अब जो मेरे पास जो प्रिंट करेगा तो अपडेटेड एरे को प्रिंट करेगा। सही है। अब क्या हुआ कि इंडेक्स आखिर में जब ये इंडेक्स चेंज हुआ है तो ये इसमें एक वन ऐड हो गया है, ये वापस किया है। तो बिफोर इट हैज एंटर्ड इनटू द वाइल्ड बॉडी, इसने इंडेक्स को चेक किया कि इसकी वैल्यू क्या लेन से कम है, 5 से कम है, यस ऑफ कोर्स, 0 भी कम है, 1 भी कम है, 2 भी कम है, 3 4 तक कम है। जब वो आखिरी एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद जब वापस जाएगा तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज होकर 5 हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि जो वाइल की कंडीशन है वो फेल हो जाएगी। तो लिहाजा ये कम आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके प्रिंट के पर। सही है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। आई थिंक वी शुड गेट आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये देखिए जी, आपका बिल्कुल प्रोसेस इसने कर दिया है, हर एलिमेंट को उसमें से उसने -1 निकाल दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आखिर में जो एक और चीज रह जाती है हमारे पास वो हम देख लेते हैं, देन वी कैन कंक्लूड आवर सेशन। सॉरी। हाँ ये देखें, ये दिस इज नॉट ए, हाँ एक एक ये भी चीज है इंटरेस्टिंग, कि सपोज करें कि आप फॉर लूप चला रहे हैं और आप फॉर लूप को आप आखिर तक नहीं जाना चाह रहे हैं। मिसाल तब यहाँ पे मैं लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो आप इसमें ये देखें कि जो जिस फ्रूट्स के जितने एलिमेंट्स हैं ना उन तक ये जाएगा, सबको विजिट करेगा until इट रीचेस टू द लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे कोई लेंथ वगैरह मैंने नहीं लिखी, बस मैंने खाली फ्रूट का नाम लिख दिया, इनका जो लिस्ट का नाम लिख दिया। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को इट मस्ट विजिट। लेकिन सपोज करें मैं चाहता हूं कि बनाना जैसी मिले मैं बस आउट हो जाऊं, मैं नहीं जाना चाहता आगे। तो उसके लिए आप ये दूसरे अल्फाज में फॉर लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप x इक्वल टू बनाना इक्वल इक्वल लिखेंगे। अगर x की वैल्यू बनाने के बराबर है तो आप ब्रेक लिख दें। ब्रेक का मतलब है कि फॉर लूप को ब्रेक कर दो। अब ये फिर फॉर लूप को ब्रेक करने के बाद ये बाहर आ जाएगा और यानी कि इट हैज जस्ट फिनिश, इट हैज प्रिंटेड अनटिल बनाना। एप्पल प्रिंट करेगा सिर्फ जैसी बनाना आएगा, उसके आगे नहीं प्रिंट करेगा ये। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है अगर आप फॉर लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। अच्छा, अब आखिरी चीज जो है हमारे पास, हाँ ये है, एक लास्ट एग्जाम्पल है जो कहलाती है आपकी कि क्या कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो कहलाती है, जो जिसमें हम फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस जो है ये हर लैंग्वेज में एक सपोर्टेड कंसेप्ट है। और इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि हर लैंग्वेज में फंक्शंस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। सही है? तो पाइथन के अंदर फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेफ। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको। देखें ये जी है आपके पास, पहले आप देख लें कि कैसे डिफाइन करते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कैलकुलेटर के नाम से। अच्छा, तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखा है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो उस टाइप का फंक्शन है कि जिसमें नल इनपुट है, इनपुट कुछ नहीं ले रहा, और ये कोई आउटपुट देगा। ठीक है, बाज दफा ये होता है कि फंक्शन एक फंक्शन परफॉर्म कर देता है, आउटपुट भी कुछ नहीं देता। इस टाइप के भी फंक्शन होते हैं। तो और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स टाइप ऑफ द फंक्शंस। तरीका ये होता है कि जब भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा एक फंक्शन की, कि अगर फंक्शन ने कोई इनपुट दी और आउटपुट दे रहा है तो फंक्शन की आउटपुट को हम किसी वेरिएबल में कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ इसमें कोई ये कुछ भी नहीं दे रहा आपको। अब हम इसको देखें, हम इसको कॉल कैसे करते हैं। और फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिंपल, ये फंक्शन ये कर रहा है आपके पास, ये क्या कर रहा है जनाब, इसने क्या किया है, इसने कहा कि जी वेलकम टू पाइथन कैलकुलेटर। कहता है कि जी प्रिंट सिलेक्ट ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है ऐड, दूसरा है सब्ट्रैक्ट, तीसरा है मल्टीप्लाई, और तीसरा है, चौथा है डिवाइड। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपने इसे प्रिंट किया और उसके बाद ये क्या कर रहा है आपका, इसके बाद ये कर रहा है कि इसने आपसे इनपुट लिया, चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर चॉइस इधर 1 2 3 और 4। सही। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, ये कहता है कि इफ चॉइस, जो भी चॉइस आई है, अगर वो इसमें से है। अच्छा, ये भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज है। यानी कि बाज दफा ये होता है कि आई रिमेम्बर
कि दूसरी लैंग्वेजेस में या सी लैंग्वेज में आपने, या इस चीज को आप इससे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट से आप कर सकते हैं। आप पहले चेक करें चॉइस को वो वन है, फिर आप चेक करें क्या वो टू है, क्या वो थ्री है, क्या वो फोर है। यानी कि यू कैन हैव ए कॉम्प्लेक्स इफ एंड एल्फ स्ट्रक्चर। तो सम टाइम इट इज कम्बरसम, बहुत लंबी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। जितनी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी उसमें एरर के उतने चांसेस होंगे। तो उसमें ये पाइथन में ये बड़ी पावरफुल फीचर है कि सिर्फ ये आपने लिस्ट बता दी, या तो वन होगा ये। अच्छा, चूंकि ये मैंने ये कोटेशन लगाई है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आ रही है ना, वो टेक्स्ट आ रही है, इंटीजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने जो लिस्ट लास्ट हमने अपने पाइथन के ट्यूटोरियल देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने वेरिएबल रीड करना है तो आपको उसको इंटीजर फंक्शन के साथ आपको कन्वर्ट करना है, या इवेल्युएट फंक्शन के साथ। यहाँ पे वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि हम तो सिर्फ चॉइस ले रहे हैं। चॉइस कुड बी अ टेक्स्ट चॉइस। यहाँ पे आपने देखा कि जी ये टेक्स्ट चॉइस है, आपने वन लगाना है जरूरी, कोटेशन लगाना जरूरी, इसका मतलब ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये करेक्टर है, वन करेक्टर वन। अब आपने पूरी लिस्ट दे दी, इनमें से कोई एक भी वैल्यू होगी तो ये इधर चला जाएगा अंदर। अब यहाँ पे देखें, अब ये वही चीज आ गई है यहाँ पर। हाँ, देखें, एक तो इसमें ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो रही है कि ये जो पहली वाली इफ है, पहला वाला जो इफ है, ये इसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी में जब ये इस बॉडी में एंटर होगा तो चॉइस की वैल्यू या तो वन होगी, या टू होगी, या थ्री होगी, या फोर होगी। अब ये इनमें से आपने चेक करना है, अगर ये वन है तो आपने ये करना है, अगर टू है तो आपने ये करना है, थ्री है तो ये करना है। और एल सिर्फ इधर नहीं है, कोई एल्स नहीं है आपके पास। क्योंकि लाजमी ये जो बॉडी में जब एंटर होगा इफ की, तो ये या तो वन होगा, या टू होगा, या थ्री होगा, या फोर होगा। सही है, तो ये लाजमी है। अब ये जब अगर इनमें से नहीं होगा कोई तो क्या होगा, ये सीधा इफ की स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा यहाँ पर, एल्स पर। ये जो एल्स है, ये एसोसिएटेड है इस इफ के साथ, इफ इसके साथ। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर और कोई चीज नहीं है। यहां पर क्या है कि अगर ये हाँ, आपने ये भी चेक करना है कि अब आप यूजर ने नंबर क्या दिया है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन में भी कोई प्रॉब्लम है, डिवीजन में प्रॉब्लम है। आपको डिवीजन की चॉइस को चेक करना। अगर डिवीजन जो है वो चॉइस फोर है, इसका मतलब यूजर डिवाइड्स करना चाह रहा है। और नम अगर नंबर जीरो नहीं है तो आप सिंपली उसको वो कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड कर दें सिंपली। और अदरवाइज अगर वो जीरो है तो आप ये लिख देंगे कि डिवीजन बाय एरर इज नॉट अलाउड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये तो आपकी एल्स के पर ये वाला जो इफ है, एल्फ है ना, ये वाला, ये इसका है, इस वाले का है, इस वाले का। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं इसको इसमें नहीं जाऊंगा इसको एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि इस कोड को जो है टेस्ट करके इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग अगर चाहें तो इसको डाउनलोड करके अपने तौर पे इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम करते हैं कि हाँ, इसको हम देखते हैं इसको कॉल कैसे किया जाता है फंक्शन को। फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका है कि आप कैलकुलेटर लिख दें, बस आप एक नाम लिख दें फंक्शन का। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन की ना सिंपल सी एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि हमें जो है ना एक आइडिया भी, एक प्रैक्टिस भी हो जाए। अब बजाय कि इस कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को देख प्रैक्टिस करके हम उस पर स्ट्रगल करें, हम ऐसा करते हैं सिंपल सा फंक्शन लिख देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ब्लैक ब्लैक चल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना अपने उस पर चलता हूँ, आइडियली के पर, या तब थॉर्नी में चलता हूँ मैं। चले, मैं थॉनी से कर लेता हूँ, थॉनी से कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वर्क एरिया, यहाँ पे अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं। सपोज करें पहला फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं ऐड का। सही है? अच्छा, ऐड एक और मैं एक चीज कर लेता हूँ, मैं ऐड का फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ नम वन एंड नम टू लिख देता हूँ। सही। ओ, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैंने इस ऐड लिखा नम वन कॉमा नम टू, अब मैं यहाँ कोलन लिख देता हूँ।
कोलन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को ये रिटर्न करेगा। हम आई थिंक वी हैव टू यूज द वर्ड रिटर्न। अब ये देखिए फंक्शन की बॉडी आ गई, रिटर्न लिखेगा और रिटर्न क्या करेगा, n1 + n2। ये इसको रिटर्न कर रहा है, यानी जो इसको कॉल कर रहा है उसको ये वापस दे रहा है जवाब। अच्छा, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे? अभी इसमें आपने कोई मेन वेन नहीं लिखना, ये आपका अब ये डेफ से बाहर निकला है तो ये आपका मेन प्रोग्राम की बॉडी हो गई। अब यहाँ पे सपोज करें आप ऐसा करते हैं, हम इसे थोड़ा इंटरेक्टिव बना लेते हैं। हम इधर से यूजर से मांग लेते हैं नंबर। अच्छा देखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट वो ये कि जो आप वेरिएबल्स के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें फंक्शन के अंदर, दे मे नॉट बी नेसेसरली सेम एज इन द कॉलिंग प्रोग्राम। ये जो एक मेरा फंक्शन है और एक मेरा वो प्रोग्राम है जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो उनमें इनकी वैल्यूज को मुझे सेम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं num1 लिख देता हूँ और लिख देता हूँ मैं इनपुट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छा मैं ऐसा बेहतर ये कर लेता हूँ कि मैं इसको ना इंटीजर ही ले लेता हूँ। चलो इंटीजर कर लेते हैं, सिर्फ इंटीजर नम, और मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दो ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, दो ब्रैकेट। ठीक है, एक आपका इंटीजर का है, दूसरा इनपुट का है, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर आ गया। num2 भी ले लेते हैं इसी तरीके से, और यहाँ लिख देते हैं इंटीजर, और हम लिख देते हैं इनपुट, और यहाँ लिख देते हैं हम एंटर सेकंड नंबर। ये क्या आ गया? सही जी, ये आ गए आपके दोनों फंक्शन, दोनों नंबर आ गए आपके पास यहाँ पर। ठीक है, दोनों नंबर आ गए। अब हम इसको कॉल करते हैं। कॉल करने का क्या तरीका होगा, चूंकि हम उधर से रिटर्न ले रहे हैं, इसका मतलब वो जो ऐड फंक्शन को जब इन्वोक करेंगे तो वो कुछ वापस करेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, सम इक्वल टू, और लिख देता हूँ मैं ऐड, और मैं यहाँ ये लिख देता हूँ उसका num1 कॉमा num2। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हुआ है कि सम जो है, ये वापस इसने कॉल किया उस फंक्शन को जो राइट हैंड पर है, और उसने दोनों वैल्यू पास की हैं जो आपने दी हैं उसको, और ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने उनको ऐड किया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न जब वैल्यू आई है उसको आपने कलेक्ट किया सम में। अब आप यहाँ पे सम प्रिंट कर लें। अब आप यहाँ पे लिख दें कि एक अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये यूं लिख दें कि द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ नम। अच्छा, ये जो मैंने एफ लिखा है ये एक फॉर्मेट स्टेटमेंट है। इसके अंदर जब आप ये एंगल ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ये वहां पे वो प्लेस करेगा वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू है नम की। ठीक है, वो उसको वहां पे रिप्लेस करेगा। और फिर मैं एंड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ num2। num2, अब num2 वेरिएबल एक डिफाइंड है इज, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ सम। अब ये क्या हुआ, अब ये बड़ा अच्छा सा हो गया आपका स्टेटमेंट के वैल्यू। अब आपने इसमें यूँ समझने कि वेरिएबल को भी एम्बेड कर लिया और अपने टेक्स्ट को भी एम्बेड कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, दी वैल्यू वैल्यू। अच्छा चलिए मैं इसको अच्छा सा बना देता हूँ, दी वैल्यू। नहीं 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 नहीं, नॉट वैल्यू, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं, आई शुड से सम। सम ऑफ num1 एंड num2 इज सम। अब ये क्या करेगा कि नम, जब आपने ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट लिखा है तो नम की जो एक्चुअल वैल्यू वो करेक्ट वहां वो पुट करेगा, num2 की जो वैल्यू वो पुट करेगा, और उसके बाद उसको सम की जो एक्चुअल वैल्यू है प्रिंट कर देगा। अब इसको हम, वी आर रेडी टू रन, इसको हम सिंपली रन कर देते हैं। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ये कहता है जी एंटर फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 3, और दूसरा नंबर मैं कहता हूँ 5। ये देखिए जी, इसने कहा कि द सम ऑफ 3 and 8 5 इज 8। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों चीजों के साथ।
कि वहां पर जो उसने आपने जो एक स्टेटमेंट आपने लिखा है, अपना टेक्स्ट जो लिखा है, मैसेज लिखा है, उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू का एम्बेड कर दिया है। अब जब एम्बेड करेंगे, जो जो डिफाइंड वेरिएबल है ना, उनको आपको एंगल ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, जैसे इस स्टेटमेंट में आ रहा है। ये फीचर है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। इफ एफ इज अ फॉर्मेट कोटेशन। आप कोटेशन के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, उसमें आपने जो कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा सम ऑफ, अब एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने नम लिख दिया और एंगल ब्रैकेट में नम टू लिख दिया, तो उसने उन्हीं की वैल्यू को वहां पर रख दिया। यानी कि जो पीछे एंगल ब्रैकेट में लिखी हुई है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल होगी है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप और भी फंक्शन बना दें, सब्ट्रैक्ट का बना दें, डिवाइड का बना दें, और उनको आप अप्रोप्रिएटली कॉल कर लें। तो मेरे ख्याल से ये, आई थिंक वी अचीव द एक्चुअल आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग। और हमने यानी कि पाइथन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, सिंपल कैसे लिखा जाता प्रोग्राम, उसके लिए क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी समझ सकते हैं। हमने 3 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखे। हमने आइडियली देखा, हमने थॉनी देखा, फिर हमने वीएस कोड भी देख लिया। या हम ये भी हमने मेथड देखा था कि आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट एडिटर के जरिए से एक पाइथन की फाइल बनाएं और उसको जो है आप रन कर लें पाइथन 3 के स्टेटमेंट के साथ। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो I hope कि we are now ready to the simple experiments of hardware experiments, जिसमें हम सिंपल अपने एक सेशन में हम जो है रास्पबेरी पाई के साथ जो है हम उसकी जो आईओ इंटरफेस है, ये रास्पबेरी पाई का जो इसका ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो पिंस जो नजर आ रही हैं, ये इसका जीपीआईओ इंटरफेस है। इसके जरिए से हम जो है कोई अपना हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो हम उसकी कोडिंग प्रोग्राम पाइथन में ही करेंगे। तो और इंशाल्लाह ताला वी कैन हैव सम इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह से हम ये रास्पबेरी पाई का सेशन कंक्लूड कर लेंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले नशिस्त में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।